नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर करें। पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने किसान आंदोलन के सियासत रंगों के बारे में जानकारी साझा किया है, तो वहीं ललिता कुमारी गृहिणी ने मुंह की दुर्गंध को हटाने के उपायों को लेकर जानकारी साझा किया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज क्या किसान आंदोलन खत्म होगा? एमएसपी पर फैले भ्रम से पैदा हुए ऐसे हालात। दिल्ली के अलग अलग प्रवेश द्वारों पर धरना दे रहे किसानों को देश के 18 राजनीतिक दलों कांग्रेस, अकाली दल, आप, तृणमूल, सपा, बसपा, राकपा, द्रमुक, वामपंथी पार्टियों और गुपकार गठबंधन इत्यादि ने समर्थन दिया है। यह स्थिति तब है जब आक्रोशित किसानों और मोदी सरकार के बीच 5 दौर की वार्ता हो चुकी है और 6ठी बैठक भी निर्धारित है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समर्थित भारतीय किसान संघ BKS ने भारत बंद में शामिल होने से यह कहते हुए इनकार कर दिया कि विदेशी शक्तियां, राष्ट्र विरोधी तत्व और कुछ राजनीतिक दल किसान आंदोलन को अराजकता की ओर मोड़ना चाहते हैं। ये संगठन ने केंद्र सरकार के समक्ष कृषि कानून में संशोधन हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के नीचे खरीद नहीं होने, व्यापारियों से किसानों की धनराशि की गारंटी मिलने और अलग से कृषि न्यायालयों की स्थापना करने का प्रस्ताव रखा है। अब यदि मोदी सरकार इस संशोधनों को स्वीकारती है तो क्या इन किसान आंदोलन का कोई औचित्य रहेगा? यह सवाल इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया सहित में ऐसे कई लोगों के वीडियो वायरल है जिससे स्पष्ट होता है कि उनका एजेंडा किसान हितों की रक्षा करने के बजाय वर्तमान मोदी सरकार को कैसे भी गिराना, तोड़ना, झुकाना या फिर भाजपा और RSS विरोध के नाम पर देश की छवि को विश्व में कलंकित करना है। निस्संदेह देश बदलाव की दौर से गुजर रहा है और अन्य वर्गों की भांति किसानों की स्थिति भी स्वाभाविक रूप से सुधरी है। मुंशी प्रेमचंद्र के किस्से कहानियों में जैसा किसानों का चित्रण किया गया है, उसकी तुलना में दिल्ली सीमा पर एकत्र अधिकांश किसान आंदोलन में लंबे चौड़े मोटर वाहन, आधुनिक परिधान, स्मार्टफोन और 3-4 महीने का राशन इत्यादि लेकर शामिल हुए हैं। इस किसान आंदोलन की जड़ में MSP का फैला भ्रम निहित है। इस व्यवस्था को कृषि लागत मूल्य आयोग की अनुशंसा पर तत्कालीन सरकार ने 1966-67 में लागू किया था। प्रारंभ में केवल 2 फसलों धान और गेहूं का MSP तय किया गया, किंतु आज यह 23 फसलों तक पहुंच गया है। इसका प्रभाव यह हुआ कि छोटे शहरों या कस्बों में कृषि आधारित एक धनाढ्य वर्ग का जन्म हुआ, जो आज किसान कम व्यापारी अधिक है। दुर्भाग्य से किसान आंदोलन में शामिल लोगों में इनका अनुपात बराबर है या अधिक है। सरकार से किसानों को MSP के अतिरिक्त जो निःशुल्क बिजली, पानी के साथ सस्ती दरों पर कर्ज मिलता है, जिसकी लोक लुभावन ऋण माफी नीति के कारण माफ होने की संभावना सर्वाधिक बनी रहती है, उसका बड़ा लाभ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसी कृषि आधारित धनाढ्य वर्ग को मिलता है। इसे ऐसे समझिए कि देश में लगभग 14.5 करोड़ किसान हैं, जिनमें 86% से अधिक किसान या तो छोटे लघु भूस्वामी हैं या फिर भूमिहीन कृषक मजदूर। अब सीमित खेती लायक भूमि होने के कारण ये किसान बाजार में बेचने योग्य जितनी पैदावार कर पाते हैं, उनसे कहीं अधिक मात्रा में वे अन्य अनाज उसी बाजार से खरीदते हैं। संक्षेप में कहें तो ऐसे किसान अनाज पैदा करने वाले कम, शुद्ध खरीदार अधिक हैं। ऐसे में यदि MSP निरंतर बढ़ती जाएगी तो स्वाभाविक रूप से छोटे किसानों और भूमिहीन खेती मजदूरों की आर्थिक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। देश में इन किसानों की संख्या अधिक होने के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जमीन का बंटवारा होता है। अर्थात खेती योग्य जमीन सीमित ही है, किंतु उस पर किसानों के साथ अन्य आश्रितों, जो स्वयं तो किसान ही कहते हैं, की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। आगे यह स्थिति और भी गंभीर होगी। वास्तव में यह भारतीय कृषि में छिपी हुई बेरोजगारी को उजागर करती है, जिसका समाधान समेकित विकास से ही संभव है। हालिया किसान आंदोलन को शहरी बनाम ग्रामीण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सच तो यह है कि वर्तमान समय में जो लोग शहरों में बसे हैं, उनमें से अधिकांश या तो पहली या दूसरी पीढ़ी के ग्रामीण हैं। ये लोग गांव में रोजगार और बेहतर जीवन की खोज में तुलनात्मक रूप से अधिक सुविधायुक्त शहरों में आते हैं और अपनी कमाई का एक हिस्सा गांव में और अपने परिवार को भेजते हैं।
यह वैश्विक मानदंड भी है कि जैसे जैसे विकास होता है ग्रामीण क्षेत्रों का अनुपात सिकुड़ता है। अमेरिका जैसे विकसित देश में केवल 10% श्रमिक आबादी सीधे कृषि से जुड़ी है, जिसका योगदान उसका सकल घरेलू उत्पाद GDP के 5% से अधिक है। भारत में यह स्थिति बिल्कुल उलट है। 7 दशक बाद भी देश के कुल श्रमिकों में से लगभग 50% आज भी कृषि आधारित रोजगार से संबंधित हैं, जबकि GDP में उनकी हिस्सेदारी मात्र 15 से 17% है। स्वतंत्रता के समय यह अनुपात 50 से 70% था। यह स्थिति तब और बिगड़ी हुई दिखती है जब कृषि प्रधान देश होने के बाद भी हमारा कृषि आयात प्रतिवर्ष 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बदलते समय के साथ परिवर्तित आदतों ने विभिन्न प्रकार के ताजा और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों की मांग को कई गुना बढ़ा दिया है, जिसकी पूर्ति हेतु देश के किसान प्रोत्साहित नहीं हो रहे। हमारे देश में किसान चावल और गेहूं इतनी मात्रा में उगाते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा देश में करोड़ों लोगों की उनकी मुफ्त आपूर्ति के बाद ही भारत लाखों टन अनाज निर्यात कर रहा है। इस पृष्ठभूमि में अब किसान की जो वास्तविक चिंताएं सरोकार है, यदि मोदी सरकार उन्हें केंद्र में रखकर कृषि कानून में वांछित संशोधन करे तो क्या यह आंदोलन खत्म होगा? यह बात इस पर निर्भर करती है कि आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा है। क्या वे लोग जिनका मन किसान हितों से लेकर व्यथित है, या फिर वे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध वैचारिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत कारणों से कर रहे हैं? धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। इन उपायों को करने से दूर होगी मुंह में से आने वाली दुर्गंध। इन चीजों से करें परहेज। मेडिकल भाषा में मुंह से आने वाली दुर्गंध को हेलिटोसिस कहा जाता है। मुंह में पनपने वाले बैक्टीरिया की वजह से मुंह से दुर्गंध आती है। कई लोग मुंह से आने वाली दुर्गंध की वजह से काफी परेशान रहते हैं। मुंह की दुर्गंध की वजह से लोग खुलकर हंस बोल भी नहीं पाते हैं। दांतों की तकलीफ या ओरल इन्फेक्शन की वजह से भी मुंह से दुर्गंध आती है। इन उपायों को दूर करने से मुंह से दुर्गंध नहीं आएगी और दांत भी मजबूत होंगे। आइए जानते हैं मुंह की दुर्गंध को दूर करने के लिए घरेलू उपाय। समय समय पर पानी का सेवन करें। अगर आप मुंह से आने वाली दुर्गंध से छुटकारा पाना चाहते हैं तो समय समय पर पानी का सेवन करते रहें। भोजन करने से 15 से 20 मिनट पहले और भोजन करने के 30 मिनट बाद 1 गिलास पानी का सेवन करें। ऐसा करने से डाइजेशन भी सही रहता है और ओरल हेल्थ भी मेंटेन रहती है। शुगर फ्री कैंडी का सेवन। मुंह की दुर्गंध को दूर करने के लिए आप शुगर फ्री कैंडी का सेवन कर सकते हैं। आप बबलगम का सेवन भी कर सकते हैं। बबलगम चबाने से मुंह और दांतों की एक्सरसाइज भी होती है। कैफीन का सेवन कम करें। अगर आप मुंह से आने वाली दुर्गंध की समस्या से परेशान हैं, तो कैफीन का सेवन कम करें। बहुत अधिक मात्रा में कैफीन का सेवन करने से भी मुंह से दुर्गंध आने लगती है। 2 बार करें ब्रश। अगर आप मुंह से आने वाली दुर्गंध से छुटकारा पाना चाहते हैं तो 2 बार ब्रश करें। सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले ब्रश अवश्य करें। 2 बार ब्रश करने से दांतों से संबंधित समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। इन चीजों का सेवन करें। ऑरेंज, कैरेट और अजवाइन आदि का सेवन करने से मुंह से दुर्गंध नहीं आती है। अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो अधिक मात्रा में फ्रूट्स और सलाद का सेवन करें। अगर आप भी मुंह से दुर्गंध की समस्या से परेशान हैं, तो इन चीजों के सेवन से परहेज करें। शुगर, सॉल्ट, अल्कोहल, सॉल्टी फूड, तंबाकू प्रोडक्ट्स। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।